हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमी का आज चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पूर्ति या सप्लाई। तो बच्चों, डिमांड जो है वो हमने, यानी कि मांग जो है वो चैप्टर हमने पहले पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई किसे कहते हैं या फिर पूर्ति किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना की बात करें तो बाजार आधारित अर्थतंत्र में मांग और पूर्ति के परिबल वस्तु की कीमत पर निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मांग को समझने के लिए पूर्ति को समझना अनिवार्य है। बाजार में विविध चीज वस्तुओं की मांग होने से उनकी पूर्ति बाजार में हो वह भी जरूरी है। वस्तु की मांग में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांग भी अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग कीमतों पर वस्तु की पूर्ति भी अलग अलग ही होती है। पॉइंट नंबर 4.1 की बात करें तो पूर्ति और जत्थे का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ द सप्लाई एंड स्टॉक। सामान्य रूप से उत्पादन, पूर्ति और जत्थे के बीच हम कोई भेद नहीं समझते हैं, किंतु अर्थशास्त्री उत्पादन और तथा जत्थे और पूर्ति के बीच में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उत्पादन निश्चित समय अवधि में उपलब्ध साधनों के द्वारा जितने प्रमाण में वस्तुओं का नवसर्जन हो उसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन नवसर्जित चीज वस्तुओं का प्रमाण कहलाता है। पूर्ति निश्चित समय अवधि में कोई भी उत्पादक उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। जत्था जत्था अर्थात वस्तु की कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण। सर्वप्रथम हम पूर्ति के अर्थ को विस्तृत स्वरूप में या रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ति का अर्थ समझने के लिए कई मुद्दों को समझना अनिवार्य है। पहला, जिसमें ए लिखा हुआ है, विक्रय की तैयारी। किसी भी उत्पादक या विक्रय के पास वस्तु का प्रमाण हो तो उसे पूर्ति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर राजकोट के ऑयल मिल के व्यापारी के पास तेल 500 तेल के 500 डिब्बे हैं, किंतु तेल के भाव बढ़ने की अपेक्षा से वो एक भी डिब्बा बेचने की तैयारी न हो तो तेल के डिब्बों की पूर्ति शून्य कही जाएगी। किंतु व्यापारी 500 डब्बों में से 300 डब्बे वर्तमान भाव पर बेचने की तैयारी दर्शाता हो तो तेल के 300 डब्बों की पूर्ति कही जाएगी। बी, विक्रय शक्ति। विक्रेता जिस वस्तु को बेचना चाहते हैं उस वस्तु का प्रमाण उसके पास होना चाहिए। तेल के विक्रेता के पास मान लो कि 500 डिब्बे हैं और वह 1000 डिब्बे बेचने की इच्छा रखता है, तो 1000 तेल के डिब्बे को पूर्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पास विक्रय के मात्र ही 500 डिब्बे हैं। इसलिए तेल के 500 डिब्बे के लिए ही पूर्ति कही जा सकती है। सी होती है विक्रय की इच्छा। वस्तु बेचने की शक्ति और तैयारी के साथ साथ उत्पादक विक्रेता की वस्तु बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए। उपयुक्त विषय के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि अलग अलग कीमतों पर निश्चित समयावधि के दौरान उत्पादक का जो भाग बेचने की तैयारी रखता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। माफ कीजिए, उत्पादक जो है वो उत्पादन का जो भाग बेचने की तैयारी दर्शाता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। 4.2 पूर्ति और जत्थे के बीच में अंतर। सामान्य तौर पर जत्था और पूर्ति को समान माना जाता है, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न हैं। वर्तमान कीमत पर वस्तु बेचने की तैयारी हो तथा बेचने की तैयारी न हो ऐसे वस्तु के कुल प्रमाण को जत्था कहा जाता है। वस्तु का जो प्रमाण वर्तमान कीमत पर उत्पादन विक्रय के लिए तैयार न हो तो उसे जत्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे उत्पादक के पास वस्तु की 500 इकाइयाँ हैं, जिसमें से 300 इकाइयाँ वह बेचने की तैयारी दर्शाता है और पूर्ति 300 इकाई की कही जाएगी। इस प्रकार उत्पादक या विक्रेता की वस्तु बेचने की शक्ति को जत्था कहते हैं और वर्तमान कीमत पर बेचने की शक्ति को या और तैयारी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ति कहते हैं। इस प्रकार जत्था अर्थात वस्तु के कुल विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण पूर्ति जत्थे से कम हो सकती है। जत्था और उत्पादन दोनों अलग अलग विषय हैं, क्योंकि गत उत्पादन में से न बेची गई इकाई का भी जत्था में समावेश होता है। व्यवहारिक और तौर पर कहे तो विक्रेता के पास दुकान या गोदाम में वस्तु की विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण अर्थात कि जत्था, जिसमें वर्तमान कीमत पर जो प्रमाण बेचने की तैयारी रखता है या इच्छा रखता है उसे हम पूर्ति कहते हैं।